अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लेक्चर 3 में डिस्कस करेंगे जो टॉपिक वो है डिमांड। ठीक है, डिमांड में जब हम डिमांड की इकोनॉमिक्स में बात करते हैं तो उसके आगे आपके पास सप्लाई आएगी, फिर आपके पास मार्केट इक्विलिब्रियम, फिर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और उसके अलावा भी डिफरेंट टॉपिक्स में आप डिमांड को कहीं ना कहीं डिफरेंट टॉपिक्स में डिमांड का जिक्र ज़रूर आएगा। तो आज जो बेसिकली अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग डिमांड की प्रॉपर हो जाएगी तो उसके लिए आपको बहुत वो यूज़फुल रहेगा कि आप जो अगले टॉपिक्स हैं वो भी समझ में आ जाए। तो डिमांड क्या है, डेफिनेशन क्या है डिमांड की, ग्राफ क्या है, इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड में क्या डिफरेंस है, और उसके अलावा कौन सी जो फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से आपकी डिमांड शिफ्ट करती है या आपके पास जो हम अलॉन्ग द कर्व मूव करते हैं, तो वो सब चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि डिमांड की डेफिनेशन ऑफ क्या है। ठीक है, आपके पास जिस तरह हमने पहले भी जिक्र किया कि वांट्स जो हैं वो अनलिमिटेड हैं। ठीक है, यू कैन वांट एनीथिंग, वांट्स अनलिमिटेड होती हैं। वांट्स जो है यू कैन वांट एनीथिंग, डिज़ायर टू परचेज है आपकी। तो डिमांड जो है वो कॉम्बिनेशन है दो चीज़ों का, डिज़ायर टू परचेज एंड पावर टू परचेज। यानी अगर आप किसी चीज़ को, आपकी कोई वांट है और उसके अलावा आपके पास पावर भी है, तो तब वो डिमांड बनेगी। इफ़ यू वांट समथिंग एंड यू डोंट हैव द पावर टू परचेज, तो आप कभी भी जाकर उसको खरीदेंगे तो वो डिमांड नहीं क्रिएट हो रही। ऑन द अदर हैंड, इफ़ यू हैव द पावर टू परचेज बट यू डोंट हैव द डिज़ायर, तब भी वो डिमांड नहीं होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बहुत बेसिक सी डेफिनेशन, ये बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है डिमांड का, वो अगर आपको जो आपको आना चाहिए। उसके आगे अभी मैं मूव करूँगी और बहुत क्विकली आपको, क्योंकि ये टॉपिक जो है जिसमें हम लॉ ऑफ डिमांड, उसके अलावा उसकी एक्सटेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, राइज एंड फॉल, तो बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जिसको हम समझेंगे और उसके बाद वी विल मूव टुवर्ड्स द एमसीक्यूज एंड द क्वेश्चंस। तो अभी जैसा मैंने आपसे बताया कि डिमांड की डेफिनेशन, तो अब हम मूव करेंगे कि सबसे पहले बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, तो जब भी whenever there is an increase in the price, according to law of demand, quantity demanded will decrease. On the other hand, whenever there is decrease in the price, quantity demanded will increase with all other factors remaining constant. यानी लॉ ऑफ डिमांड आपको ये कह रहा है कि अगर आपके पास प्राइस इंक्रीज कर रही है, ठीक है, डिमांड को और फैक्टर्स भी इन्फ्लुएंस करते हैं, लेकिन अगर प्राइस की वजह से आपकी डिमांड डिक्रीज हो रही है या प्राइस के डिक्रीज होने से इंक्रीज हो रही है, तो वो आपको लॉ ऑफ डिमांड बता रहा है। प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड, ये सिंपल रिलेशन है। प्राइस आपके पास, अगर फॉर इंस्टेंस हम आइसक्रीम ले रहे हैं और प्राइस इंक्रीज़ करें, आप कोई भी नंबर्स ले लें और आप उस तरह करके अपने लिए ड्रॉ कर सकते हैं, और आपके पास डिमांड जो है प्राइस की इंक्रीज़ होने पे डिक्रीज़ करेगी। यानी 15 थी, फिर उसके बाद 10 है, फिर 5 है। अब आपको जो थर्ड बात पता होनी चाहिए कि जब भी आप ग्राफ बनाएंगे तो आपने एक्स और वाई एक्सिस पे क्या लेना है। ठीक है, एक्स एक्सिस पे हम लेंगे क्वांटिटी डिमांडेड और वाई एक्सिस पर आपके पास आएगा जो है प्राइस। ठीक है, तो क्वांटिटी डिमांडेड ये हो गई, प्राइस हमारे पास यहाँ पे आ गई कि जिसको हम प्राइस ले रहे हैं। अच्छा, आपके पास जो ये डिस्टेंसेस हैं ये इक्वल होने चाहिए। फॉर जैसा ये 5 है, आपके पास 10, तो ये जो आपस में जब भी आप रूलर से उधर से करें तो आपके पास ये डिस्टेंसेस यहाँ पे थोड़ा सा फ़र्क आ रहा है, लेकिन आपके पास सेम आने चाहिए। ठीक है, जो आप उस पर बनाए तो 5, 10, 15। इसी तरह जो प्राइस के है 2, 4, 6। अब आपने प्लॉट करना है ग्राफ। ठीक है, अगर आप ग्राफ प्लॉट करेंगे, 2 के ऊपर आपके पास 15 है, ठीक है, 4 के ऊपर आपके पास 10 है, और 6 के ऊपर आपके पास 5 डिमांड है। तो अगर आप इन तीनों को कंबाइन करें तो ये आपके पास डिमांड कर्व आ जाएगा। तो बेसिकली जब हम यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि विद इंक्रीज इन द प्राइस क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज करेगी, तो ये इन्वर्स रिलेशन, तो डिमांड कर्व आपके पास यहाँ पे क्या है, इसका स्लोप जो है वो नेगेटिव है। तो जब भी हम ये कहते हैं कि स्लोप आपके पास नेगेटिव है, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये कि आपके दोनों वेरिएबल्स का इन्वर्स रिलेशनशिप है आपस में। अगर आपके पास इन्वर्स रिलेशन की हम बात कर रहे हैं कि आपके पास इन्वर्स रिलेशन है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्यों। यानी अगर मैं आपसे ये कहूँ कि वाई डिमांड कर्व हैज़ अ नेगेटिव स्लोप, तो उसका आंसर ये नहीं है कि प्राइस इंक्रीज होने से क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो रही है। ऑफ कोर्स प्राइस इंक्रीज कर रही है और क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज कर रही है, तो ये आपको इन्वर्स रिलेशन ही बता रहा है। लेकिन क्यों? तो उसमें दो इफेक्ट्स आते हैं, वन इज़ कॉल्ड इनकम इफेक्ट और दूसरे को हम कहेंगे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ठीक है, इनकम इफेक्ट आपको ये बताएगा कि जब आपकी प्राइस इंक्रीज हुई किसी चीज़ की, तो आपकी परचेजिंग पावर जो है वो डिक्रीज हो जाएगी।
ठीक है, परचेजिंग पावर यानी जो भी आपके पास पैसे हैं हाथ में उनकी जो वैल्यू है वो कम हो गई, क्योंकि आपके पास पैसे तो वही हैं पैसों को, लेकिन आपकी प्राइस अगर किसी प्रोडक्ट की तो परचेजिंग पावर, जिसकी वजह से क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज होगी। तो जो हम ये इनवर्स रिलेशनशिप देख रहे हैं ये क्यों है, ये इस वजह से आ रहा है कि आपके पास इनकम इफेक्ट आ गया। द अदर वन इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अगर आपके पास प्राइस एक गुड की इंक्रीज हो रही है तो आप उसके सब्स्टिट्यूट देखेंगे मार्केट में। सब्स्टिट्यूट क्या होते हैं कि द गुड विच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ द अदर गुड। तो सब्स्टिट्यूट की वजह आप सब्स्टिट्यूट पे शिफ्ट करेंगे तो क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज होगी। सो दीज आर द टू रीजंस व्हिच यू मस्ट नो कि व्हेनेवर समवन आस्क्ड यू व्हाई डिमांड कर्व हैज़ अ नेगेटिव स्लोप, क्योंकि डिमांड कर्व हैज़ अ नेगेटिव स्लोप में ये नहीं पूछा जा रहा है कि इनवर्स है, ये पूछा जा रहा है क्यों है। ठीक है, तो ये तो बात होगी इसकी। अब नेक्स्ट जो है स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, बहुत सिंपल है। अभी जो हमने बात की थी लॉ ऑफ डिमांड की कि जब भी आपके पास प्राइस इंक्रीज करेगी तो क्वांटिटी डिमांडेड अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड, जिसकी रीजनिंग भी हमने बता दी, वो डिक्रीज करेगी और उसमें अदर फैक्टर्स कांस्टेंट हैं। ठीक है, इसको हम कहेंगे कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। कॉन्ट्रैक्शन का क्या मतलब है कि आपके पास कोई चीज़ कम हो रही है तो डिमांड यहाँ पे डिक्रीज हो रही है। तो इसके अलावा जब भी प्राइस डिक्रीज करेगी तो आपके पास क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज करेगी एंड विल कॉल दिस एक्सटेंशन इन डिमांड। तो एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड इज ड्यू टू प्राइस। ठीक है, जो दूसरी चीज़ हम देखेंगे जो नॉन प्राइस फैक्टर्स हैं वो इंक्रीज और डिक्रीज करेंगे। नाम इनको आपने मिक्स नहीं करना, क्योंकि जब मैं आगे राइज एंड इंक्रीज की बात करूंगी तो उसके आप उसमें एक्सटेंशन यूज़ नहीं करेंगे। एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन विल ऑलवेज बी ड्यू टू प्राइस। ठीक है, ये हमेशा प्राइस की वजह से है, यानी डिमांड को बहुत से फैक्टर्स, एक प्राइस इन्फ्लुएंस कर रही है, उसके अलावा और फैक्टर्स भी कर रही हैं, और फैक्टर्स जो करें उनको हम एक्सटेंशन नहीं बोलेंगे। ठीक है, यानी अगर आपके पास कोई चेंज है वेदर में जिसकी वजह से आपकी आइसक्रीम की भी डिमांड जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, समर्स में आइसक्रीम की डिमांड इंक्रीज़ हो गई, तो वो जो है वो डिमांड इंक्रीज़ आइसक्रीम की अदर फैक्टर्स की वजह से हो रही है, जिसको हम आगे चल के भी देखते हैं, उसको हम राइज इन डिमांड बोलेंगे। अच्छा, अगर हम इसको एक्सटेंशन इन कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड को शो करना चाहें, ठीक है, ये आपके पास है जो हमने अभी देखा था पीछे कि आपके पास डिमांड कर्व। अगर जो आपका एरो हेड मूविंग टूवर्ड्स दिस इज कॉल्ड, दिस शोज एक्सटेंशन इन डिमांड। ऑन द अदर हैंड अगर इसको बैकवर्ड मूव करें तो ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। ठीक है, तो सिंपल अगर मैं कोई भी दो पॉइंट्स अगर आपको वहाँ पे एमसीक्यूज में पूछा जाए, वैसे ही कि ए पॉइंट है एक बी, तो मूवमेंट फ्रॉम ए टू बी शोज एक्सटेंशन, मूवमेंट फ्रॉम बी टू ए शोज कॉन्ट्रैक्शन। और देखिए यहाँ पे जब हम इस तरफ मूव कर रहे हैं तो कोई याद करने वाली चीज़ नहीं है, आपकी डिमांड इंक्रीज ही कर रही है, तो ऑफकोर्स दिस इज एक्सटेंशन। सो दिस मूवमेंट इज ड्यू टू प्राइस। ठीक है, ये ए टू बी मूवमेंट किसकी वजह से, प्राइस में। तो हम एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन को ये भी कहते हैं मूवमेंट अलोंग द सेम कर्व। ठीक है, आप उसी कर्व पे मूव कर रहे हैं तो उसको हम एक्सटेंशन मूवमेंट अलोंग द सेम कर्व भी कहेंगे। अब जिस तरह मैंने बात की कि हम डिस्कस कर रहे थे आइसक्रीम के, कोई भी और जो फैक्टर्स हैं आपके, क्यों आपकी इनकम और आपकी इनकम इंक्रीज होगी तब भी तो आपकी डिमांड इंक्रीज हो सकती है। ठीक है, अच्छा, जब भी हम इनकम की अगर बात करेंगे तो उसमें फिर आपने एक और चीज़ रखनी है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ द गुड्स। एक हम कहते हैं नॉर्मल गुड्स और एक हम कहेंगे इन्फीरियर गुड्स। ठीक है, नॉर्मल गुड्स वो गुड्स हैं कि अगर आपकी इनकम इंक्रीज़ हो रही है और विद दैट इंक्रीज़ आप उसकी डिमांड, आपके पास आपकी इनकम इंक्रीज़ हो रही है और डिमांड फॉर द गुड इंक्रीजेस। ठीक है, इनकम इंक्रीज़ होने से अगर डिमांड इंक्रीज़ हो रही है तो वो नॉर्मल गुड्स हैं। अगर आपके पास इनकम इंक्रीज़ होने से उस पर्टिकुलर गुड की डिमांड डिक्रीज़ हो रही है तो हम कहेंगे कि वो आपके पास इन्फीरियर गुड में लाई करता है। अब क्यों होगा, क्योंकि कभी कभी आप इस वजह से परचेज कर रहे होते हैं कि वो आपको पसंद नहीं है लेकिन वो आपके बजट में लाई नहीं कर रहा, तो जो आपकी इनकम इंक्रीज़ होगी तो आप उसको छोड़ देंगे। तो अब ये ग्राफ में हम कैसे शो करेंगे, ठीक है, वहाँ पे जब भी आपके पास कोई चीज़ आपकी अदर फैक्टर्स अदर देन प्राइस आपकी डिमांड को इंक्रीज़ करेंगे तो दिस इज़ राइज इन डिमांड, और अगर आपके पास डिमांड डिक्रीज़ होगी दिस इज़ फॉल। ठीक है, इसको हम ये भी कहेंगे राइज इन डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड। ठीक है, और उसके अलावा राइटवर्ड शिफ्ट भी डिमांड का, और ऑन द अदर हैंड दिस इज़ फॉल इन डिमांड या डिक्रीज इन डिमांड।
तो अगर आपके पास नॉर्मल गुड है, इनकम आपसे कहा जाए इनकम इंक्रीज हुई है, वेयर योर कर्व विल गो, तो ऑफ कोर्स योर कर्व विल शिफ्ट राइटवर्ड, ठीक है। तो आपको वो फैक्टर्स पता होने चाहिए। पॉपुलेशन इंक्रीज होगी एक जगह की, तो उसकी वजह से डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, राइट पर शिफ्ट हो गया। पॉपुलेशन डिक्रीज होगी, लेफ्ट पर शिफ्ट हो गया। समर में आपकी आइसक्रीम की डिमांड ज़्यादा है, आपकी चेंज हो गया, तो ऑफ कोर्स आपकी जो है दिस विल शो राइज इन डिमांड। उसके अलावा हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्स की, ठीक है। अब देखें सब्स्टिट्यूट्स कौन से, पहले भी मैंने जिक्र किया था, सब्स्टिट्यूट्स विच आर यूज इन प्लेस ऑफ द अदर गुड्स, ठीक है। और कॉम्प्लीमेंट्स जो होते हैं वो जो आप दोनों चीज़ें इकट्ठी यूज़ करते हैं। जैसे हम कह सकते हैं टी एंड कॉफ़ी या सब्स्टिट्यूट, ज़रूरी नहीं होता कि आप कहें कि एक बंदा टी ले रहे हैं तो कॉफ़ी, लेकिन हम जिस तरह कोला ड्रिंक, जो ड्रिंक्स की उसमें आ जाएंगे, तो हम कह सकते हैं कि एक बंदा उसकी जगह दूसरी यूज़ कर सकता है। तो अगर आपके पास दो गुड्स हैं तो उसमें आप कैसे उसको रिलेट करेंगे कि अगर आपके पास फॉर इंस्टेंस अगर हम सब्स्टिट्यूट्स की बात करें और उसमें प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में वो आ जाएगा, और उसकी शिफ्टिंग हम कैसे देखेंगे। तो सिंपल, अगर आपके पास देखें दो गुड्स हैं, अगर गुड ए की प्राइस इंक्रीज होने से आपके पास जो गुड बी है उसकी गुड की डिमांड जो है, क्वांटिटी डिमांडेड, इंक्रीज हो जाती है। तो इसका क्या मतलब है कि ये दोनों सब्स्टिट्यूट्स हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए इस गुड की प्राइस इंक्रीज हुई है तो लोग इसकी डिमांड डिक्रीज कर देंगे, और अगर वो शिफ्ट कर रहे हैं इसकी प्राइस की इंक्रीज, इसकी प्राइस से कुछ नहीं हुआ तो इसकी डिमांड इंक्रीज हो रही है, तो उसको हम कहेंगे कि ये सब्स्टिट्यूट्स हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये कहा जाए कि प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट जो है वो इंक्रीज हुई है, अब बताया जा रहा है कि प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट इस गुड की इंक्रीज हुई है, सब्स्टिट्यूट अगर है तो इसका मतलब है कि लोग इस पर शिफ्ट कर जाएंगे और इसकी डिमांड इंक्रीज होगी। अब इसकी अपनी प्राइस की वजह से नहीं हुई, इसकी सब्स्टिट्यूट की प्राइस की वजह से, तो इस वजह से हमने उसको अलोंग द कर्व मूव नहीं किया, हमने इस कर्व को शिफ्ट कर दिया। ऑन द अदर हैंड, अगर आपके पास एक गुड ए है और उसको हम कहते हैं कि ये जो है आपके पास उसकी जो प्राइस है वो इंक्रीज़ हुई है, और जो गुड बी है, ठीक है, आपकी उसकी जो डिमांड है वो डिक्रीज़ होगी, तो ये कॉम्प्लीमेंट्स हैं। यानी अगर आप फॉर इंस्टेंस कॉफ़ी एंड डोनट्स हैं जो आप इकट्ठे यूज़ करते हैं, तो अगर एक की प्राइस इंक्रीज़ हुई कॉफ़ी की तो उसकी डिमांड डिक्रीज़ हो गई, तो जो चीज़ उसके साथ यूज़ हो रही है उसकी भी डिमांड डिक्रीज़ हो गई, ठीक है। तो इस केस में ये कॉम्प्लीमेंट्स के केस में आ जाएगा। अब अगर हम यहाँ कहा जाए कि प्राइस, ये जो गुड है आप यूज़ कर रहे हैं, इसकी जो कॉम्प्लीमेंट है उसकी प्राइस जो है वो इंक्रीज़ हो गई, ठीक है। अगर इसके कॉम्प्लीमेंट की प्राइस इंक्रीज़ होगी तो इसकी डिमांड डिक्रीज़ हो रही है, तो ये फॉल है, क्योंकि इसकी अपनी प्राइस की वजह से कुछ नहीं हुआ, इसके कॉम्प्लीमेंट की वजह से। तो जब भी हम बात करेंगे प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ठीक है, तो उसमें हम बात करेंगे सब्स्टिट्यूट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्स की, और सब्स्टिट्यूट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्स हमेशा आपके कर्व को शिफ्ट करेंगे। तो इसको हम ये भी कहते हैं कि आपका एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन मूवमेंट अलोंग द कर्व, और इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड, आपका डिमांड कर्व शिफ्ट कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अभी पूरी डिस्कशन जो हमारी होगी वो बड़ी सिंपल सी रही, लॉ ऑफ डिमांड एक्सटेंशन, होप कि आपको उसमें में समझ में आ गया होगा। अब सिंपल एक और बात थी कि इंडिविजुअल और मार्केट डिमांड में क्या फ़र्क है। अगर आपकी एक डिमांड है एक पर्टिकुलर प्राइस पे, फॉर इंस्टेंस के जैसा यहाँ पे हम शो कर सकते हैं कि आपके पास जो है, अगर आपके पास जो एक 4 आपके पास डिमांड है, 2 प्राइस आपके पास 2 है, ठीक है, आइसक्रीम की डिमांड 4 है, और दूसरे कंज्यूमर की जो डिमांड है वो 3 है और प्राइस 2 के ऊपर, तो दोनों को अगर आप एड अप कर दें तो यहाँ पे 7 क्या शो करे, कंज्यूमर ए और कंज्यूमर बी दोनों को हम एड अप करेंगे तो वो मार्केट डिमांड बन जाएगी, ठीक है। इंडिविजुअल डिमांड को जब हम ऐड करते हैं तो वो आपकी मार्केट डिमांड शो कर रही होती है। अच्छा, जो भी मैंने आपको सारा डिस्क्राइब किया मूवमेंट को, इसकी एक समरी है कि कौन कौन से वेरिएबल्स और कैसे वो इन्फ्लुएंस करती हैं। प्राइस आपके गुड की है, ठीक है, तो वो मूवमेंट अलोंग द कर्व शो कर रही है। ऑन द अदर हैंड अगर इनकम है वो अदर फैक्टर्स में है, ठीक है, अगर इनकम की वजह से आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है, वो नॉर्मल और इंफीरियर का मैं आपको बता चुकी हूँ, इनकम की वजह से, तो वो आपके डिमांड कर्व को शिफ्ट करेगा। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, जिस तरह हमने बात की, सब्स्टिट्यूट्स हैं, कॉम्प्लीमेंट्स हैं, उनकी प्राइस में जब चेंज आएगा तो आपका कर्व जो है वो शिफ्ट करेगा, एंड यू हैव टू सी कि वो किसकी, अगर आपका सब्स्टिट्यूट है तो कैसे करेगा और कॉम्प्लीमेंट है तो किस तरह मूव करेगा, जो हम एक्सप्लेन कर चुके हैं पिछली स्लाइड्स पे। टेस्ट आपका चेंज हो रहा है, प्रेफरेंसेस चेंज हो रही है, तो उसकी वजह से भी आपका डिमांड कर्व शिफ्ट करेगा। एक्सपेक्टेशंस है, कभी कभी ऐसे होता है कि कोई आपका फेस्टिवल आ रहा है और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्राइस हाइक करेगी, ठीक है, तो उसकी वजह से आप इस टाइम डिमांड इंक्रीज कर लेते हैं, तो वो जो है, जो अभी आपकी डिमांड इंक्रीज हो रही है वो
वो आपके कर्व को शिफ्ट करेगी, वो जो इन्फ्लुएंस करे, बिकॉज अभी उसकी प्राइस को कुछ नहीं हुआ, बट यू आर एक्सपेक्टिंग कि कोई प्राइस आ गई फेस्टिवल में या किसी और में चेंज आएगा, तो उसकी वजह से आप अभी अपनी डिमांड को चेंज कर रहे हैं या इंक्रीज कर रहे हैं, तो वो आपके डिमांड कर्व को शिफ्ट करेगा। नंबर ऑफ बायर्स जब भी ज्यादा हो गए या कम हो गए, तो उसकी वजह से आपका डिमांड कर्व शिफ्ट करेगा। अच्छा, अब कुछ एमसीक्यूज देखते थे जो से रिलेटेड हैं। व्हाट इज मेजर्ड ऑन वर्टिकल एक्सेस ऑफ डिमांड डायग्राम। जब भी हम उसको ग्राफ को प्लॉट करते हैं तो बेसिकली आपके पास वर्टिकल एक्सेस ये है, हॉरिजॉन्टल एक्सेस ये है, एक्स एक्सेस जिसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वाई एक्सेस। तो वर्टिकल एक्सेस पे हम प्राइस मेजर करते हैं, तो यहाँ कॉस्ट, प्राइस, क्वांटिटी डिमांडेड और वांट्स हैं, तो प्राइस आपके पास वर्टिकल एक्सेस पे होगी। व्हाट इज नॉट हेल्ड कांस्टेंट इन ड्राइंग अ डिमांड का। अब देखिए, मैंने पहले भी बात की थी, जब नॉट आ जाता है तो उसको आप देखें कि क्या चीज़ कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, हमने ये एज्यूम किया था कि जब हम उसको कर्व को ड्रॉ कर रहे हैं तो हमने एज्यूम किया था कि कुछ चीज़ें कांस्टेंट हैं, यानी जब आप ये रिलेशन शो कर रहे हैं प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का, तो अदर फैक्टर्स जो डिमांड को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं वो उस लाइन पे कांस्टेंट हैं। ठीक है, तो वो कह रहे हैं क्या कांस्टेंट नहीं है। चेंज इन इनकम, change in the price of the substitute good, change in the price of the good, a change in the taste of the consumer। ठीक है, सब चीज़ें तो हमने इनकम, टेस्ट या प्राइस ऑफ द, ये तो सारे आपके अदर फैक्टर्स में आ गए, तो ये तो हमने कांस्टेंट कहा था। जो कांस्टेंट नहीं है वो क्या है, वो उसी की प्राइस है, तभी आप उस कर्व को बना रहे हैं या आप उसको मूव कर अलोंग द कर्व मूव कर रहे हैं। अच्छा, एन इंक्रीज इन डिमांड इज रिप्रेजेंटेड बाय मूवमेंट डाउन द डिमांड कर्व, मूवमेंट अप द, ये जो मूवमेंट डाउन और अप है, जो मैं आपको एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन बता चुकी थी कि वो आप अलोंग द कर्व मूव कर रहे हैं, तो आपके पास इंक्रीज इन डिमांड कोई भी एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन नहीं है। ठीक है, अ शिफ्ट टू द लेफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व जो है वो आपकी डिक्रीज करती है। राइटवर्ड अगर आप मूव करेंगे, आप देख सकते हैं ग्राफ में मैंने बताया था कि हम आगे की तरफ मूव करते हैं तो वो इंक्रीज इन डिमांड है, तो जो शिफ्ट आपके पास राइट है वो आपको शो कर रहा है इंक्रीज इन डिमांड। The price of a product rises, what will happen to the demand for its complement? अगर आपकी प्रोडक्ट की प्राइस राइज कर रही है, ठीक है, तो उसके कॉम्प्लीमेंट को, उसकी डिमांड को क्या होगा। अब यहाँ पे आपके पास कॉन्ट्रैक्ट और एक्सटेंड की हम डिलीट कर रहे हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट और एक्सटेंशन जो अपनी उसकी वजह से होती है। ठीक है, अगर आपके पास जो डिमांड फॉर कॉम्प्लीमेंट है उसके लिए हम इंक्रीज या डिक्रीज को देखेंगे, तो अगर आपके पास जब भी कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट्स क्या हैं, जो दोनों चीज़ें आप साथ यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आपकी, जैसा मैंने आपको डोनर्स और कॉफ़ी की एग्जांपल थी, बैट बॉल, कोई भी ऐसी चीज़ें जो आपकी इकट्ठी ही यूज़ आप कर रहे हैं, तो अगर प्राइस प्रोडक्ट की इंक्रीज करेगी तो उसकी डिमांड डिक्रीज करेगी, तो उसके कॉम्प्लीमेंट की भी डिमांड जो है, जो आप उसके साथ यूज़ कर रहे हैं, वो भी डिक्रीज कर जाएगी, तो इट विल डिक्रीज। अच्छा, स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन आएंगे, बहुत सिंपल है, कोई उसमें डिफिकल्टी नहीं है। आपको अगर समझ में आ चुका हुआ है तो आप उसको बहुत इजीली हैंडल कर सकते हैं। एक्सप्लेन व्हाट इट मींस डिमांड फॉर हाउसेज, आपकी क्या है जिसकी वजह से आपकी डिमांड फॉर हाउसेज, कौन से फैक्टर्स हैं। एक तो आपकी प्राइस है, ऑफ कोर्स, जो हम एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन में भी बताते हैं, तो प्राइस की वजह से आपके होगा। आप बेशक प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड फॉर हाउस आप एक्स एक्सेस पे लिखें, प्राइस लिखिए और आप उसको मेंशन कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड, अगर आपसे बात हो रही है कि नॉन प्राइस फैक्टर्स आ जाएंगे, लोकेशन है, ठीक है, आपकी अपनी इनकम है, डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है कि आपकी इनकम आफ्टर टैक्सेस, अगर आपकी इनकम टैक्स लो है, आपकी इनकम और आपकी जो वैसे इनकम है वो इंक्रीज हुई है, तो उसकी वजह से भी आपकी डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा होगी, वो भी आपकी डिमांड फॉर हाउसेज को इफेक्ट करेगा, और वो आप उसमें बता सकते हैं वो कैसे नॉन प्राइस फैक्टर वो आपकी शिफ्ट करते हैं कि डिमांड को इफेक्ट कर रहा है। इसी तरह कभी कभी आपकी जो है क्या कहते हैं एड्स, उनके थ्रू आपको नॉलेज आती है और आपको पता चलता है हाउसेज का कि उनकी क्या है, तो उसकी वजह से भी आपकी डिमांड चेंज होगी, आपको नॉलेज होगा, आपको इन्फॉर्मेशन आएगी। ठीक है, इसकी आप एकदम से कैप्चर होते हैं, कोई ऐड देखते हैं या कुछ भी आपका कि इसकी प्राइस ये है या इसमें वो भी कोई कुछ भी आपको वो अट्रैक्ट करने के लिए कर रहे होते हैं। इसी तरह अगर आपके पास ये जो सारी मतलब इन सब को आपने मेंशन कर देना है, डिमांड फॉर हाउसेस को कैसे वो इन्फ्लुएंस हो रहा होता है। इसी तरह प्रॉपर्टी टैक्सेस होते हैं जो वो भी आपकी इन्फ्लुएंस करेंगे। अगर वो ज़्यादा है तो आपकी डिमांड कम होगी, तो आपने उसमें बताना है कि कम या ज़्यादा, ये सारा आपने एक्सप्लेन करना है। ठीक है, जिस तरह आपको एक्सप्लेन मैंने पहले किया था कि आपकी शिफ्ट करती है तो वो कौन सी चीज़ इंक्रीज़ कर रही है, कौन सी डिक्रीज़ कर रही है। आपकी इनकम अगर इंक्रीज़ हो रही है तो ऑफकोर्स डिमांड फॉर हाउसेज इंक्रीज़ करेंगे और वो आप एक कर्व को शिफ्ट करती हैं, और इसी तरह ये आपने सारा एक्सप्लेन उसमें स्टेप बाय स्टेप कर देना है। 6 मार्क्स का है तो ऑफकोर्स, लेकिन आपने टू द पॉइंट रहना है। जैसा मैंने आपको शुरू में बताया कि डिमांड है कि डिजायर टू परचेज, फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइस फैक्टर्स, फिर नॉन प्राइस फैक्टर्स, और नॉन प्राइस फैक्टर्स में जिस तरह मैंने आपको लिस्ट दे दी तो उसमें आप बताते चले जाएंगे इनकम कैसे इंक्रीज कर रही है, डिक्रीज, और इसी तरह जो भी फैक्टर्स आपके पास आ जाती हैं। डिमांड, डिजायर टू परचेज, पावर टू परचेज, बेसिक डेफिनेशन है, ये आपके पास दोनों चीज़ें कंबाइन करेंगी तो होगा। यू कैन टेल कि इफ अ पर्सन हैज़ द डिजायर लेकिन पावर नहीं है तो इट्स नॉट द डिमांड। इफ ही हैज़ द पावर बट नॉट द डिजायर देन ऑल्सो इट्स नॉट द डिमांड।
डिस्क्राइब व्हाट कैन इन्फ्लुएंस द डिमांड फॉर फ्लैट स्क्रीन टेलीविजन। वन इज अगेन द प्राइस, ठीक है, उसकी प्राइस। लेकिन आप यहाँ पे फ्लैट स्क्रीन टेलीविजन पर ही रहेंगे जब आप उसको मेंशन कर रहे हैं। जैसे हाउसेज में तो आप लिखें प्राइस फॉर हाउस, उसमें उसी चीज़ की एग्जांपल लें। तो इसी तरह अगर आपके पास प्राइस उसकी अपनी फ्लैट स्क्रीन टेलीविजन की, उसके अलावा अगर आप ये भी कह सकते हैं कि सब्सिट्यूट के, अगर आपका जो उसके दूसरे जो आपकी टीवी है उसकी प्राइसेस पे इफेक्ट करेगा, पुराने जो मॉडल्स हैं उनकी प्राइसेस पे इफेक्ट करेगा। अगर पुराने मॉडल की प्राइसेस कम है तो मे बी लोग इस पे शिफ्ट उसको लेना चाहें, तो वो आप एक्सप्लेन करेंगे। ऑन द अदर हैंड आपके पास क्वालिटी के ऊपर इफेक्ट करेगा, जो आपकी डिमांड को शिफ्ट करते हैं, लेकिन डिमांड को इन्फ्लुएंस करता है, इंक्रीज या डिक्रीज करेगा। तो प्राइस और जो नॉन प्राइस की तरह अगेन जो भी मैंने जैसे आपको एड्स का बताया, ये वो भी आपको अट्रैक्ट करते हैं, तो वो आपकी डिमांड को इंक्रीज करते हैं। तो सबसे पहले आपने डिमांड को बता के फिर अगेन उसी तरह प्राइस और नॉन प्राइस फैक्टर्स को जो है वो एक्सप्लेन कर दे। कोई भी इसमें आ सकती है, बाईसाइकिल्स का दे दें, किसी चीज़ का भी दे दें, तो बस आप उसको अकॉर्डिंगली उसमें जो जो चीज़ें हैं वो मोर और लेस आप उसको रिलेट कर सकते हैं, और आपने उसके अकॉर्डिंगली रिलेट करनी है। ये नहीं कि जनरल जैसा फ्लैट में बताएं कि पिछला वाला क्या था, हाउसेज में बताएं कि लोकेशन है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट कि आप क्वेश्चंस को कैसे हैंडल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप कि आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है डिमांड का, बहुत सिंपल है। जिस तरह मैंने आपको प्राइस रिलेशनशिप्स बताई हैं उसको उसी डायरेक्शन में रखें और उसी को क्वेश्चन को इंटरप्रेट करें। हर कॉन्सेप्ट बिल्कुल ये एक कॉन्सेप्ट है। अगर आप वो जो जिस स्लाइड पे मैंने सब एक्सप्लेन किया है, अगर आप उसको एक दफ़ा देखें तो दिस इज ऑल अबाउट दैट कॉन्सेप्ट। वो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप हर क्वेश्चन को उसके साथ रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट।